ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन सब्जेक्ट में। ये टैक्सेशन सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। थियरी वाले पेजेस में मैं आप लोगों को आज एक नया टॉपिक बता रहा हूँ। ये शॉर्ट सम्स में इसी चैप्टर में पूछते हैं। अब हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन, मतलब टॉपिक का नाम कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, मतलब आप कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हो। अब आप इसको एडमिसिबल डेप्रिसिएशन बोलो, अलाउेबल बोलो, परमिसिबल बोलो, एक ही बात है कि कितना डेप्रिसिएशन हम एज पर इनकम टैक्स कितना डेप्रिसिएशन हम शो कर सकते हैं। आप लोगों ने जो भी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी सीखा है, उस अकाउंटेंसी में होता है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, वो अलग होता है। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये अलग होता है। सबसे पहली बात तो जो भी डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आरबीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को आरबीएम का फुल फॉर्म याद हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स एक्ट में आरबीएम मेथड को डब्ल्यूडीवी मेथड बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो द डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड always by WDV method. The depreciation should be calculated by RBM method. अब RBM का पूरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इनकम टैक्स वाले इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं बोलते हैं, इनकम टैक्स वाले इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब WDV मेथड। ये सब एक ही बात है, WDV मेथड। अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं हो तो, अगर क्वेश्चन में SLM RBM कुछ भी बताया हुआ नहीं हो तो हम RBM मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। मैं RBM मेथड के चारों नाम लिख देता हूं, जैसे कभी जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये पहला नाम, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। टोटल 4 ही नाम होते हैं इसके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या चौथे मेथड का नाम होता है डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू मेथड। ये चारों एक ही चीज है, एक ही बात है, और इनकम टैक्स वाले ये नाम बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बात एक ही है। और एक होता है SLM मेथड, वो यहाँ पे यूज नहीं करना है, बट मैं SLM मेथड के अलग अलग नाम बता देता हूँ, डिफरेंट नेम्स ऑफ SLM मेथड। अब SLM मेथड जो होता है उसका यहाँ पे यूज नहीं करना है कभी भी, आपको यहाँ पे इस चैप्टर में RBM ही करना है, बट मैं आपको नाम बता दूं सिर्फ। स्ट्रेट लाइन मेथड के अलग अलग नाम, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब जो कभी कभी यहाँ पे नाम आता है वो ये नाम है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट प्राइस मेथड, ये लोग ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो जब भी लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब आपको SLM करना है, ये नाम ये लोग बहुत बार यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। फिर से मैं वही बोलता हूँ कि इस चैप्टर में आपको RBM मेथड ही करना है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एकदम तरीका ही अलग है। अकाउंटेंसी में क्या होता था, जब हम अकाउंट्स बनाते थे तब हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे कि भाई जितना टाइम हमने एसेट को, मशीन को, जितने महीने यूज किया, जितने महीने हमने एसेट को यूज किया, 2 महीने 3 महीने, उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन होता था अकाउंटेंसी में। एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग होती है। तो एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन होता है जितने महीने हमने एसेट को यूज किया। टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता, टैक्सेशन में ये तरीका नहीं होता है। टैक्सेशन में होता है या फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को जैसे मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा वैसे सिखाते जाऊंगा, ठीक है। मैं नोट कर दूं ये बात। इन अकाउंटेंसी we provide or charge depreciation
according to the period of use of asset. Example, if an asset is used for 2 months, if an asset is used for 2 months, then we should provide depreciation for 2 months only. But in taxation, according to taxation laws, we should either provide depreciation at full rate मतलब जिसका 20% है तो 20%, और at half rate, at full rate or half rate, depending upon the period of use. मैं ये भी लिख देता हूँ, depending upon the period of use. ये भी मैं यहाँ पे 4A 4B करके लिख देता हूँ. If a new asset is purchased, and put to use for less than 180 days in the previous year, if a new asset is purchased and put to use for less than 180 days in the previous year, then depreciation is provided at half the rate. मतलब अगर हमने किसी एसेट को खरीदा प्रीवियस ईयर में और उसको 180, ये याद रखो 180, वैसे तो 180 अगर आप डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे तो रफली ये 6 महीने होता है. रफली, नॉट एग्जैक्टली, बट रफली ये 6 महीने होता है. 180 डिवाइडेड बाय 30 डेज करोगे तो ये 6 महीने आएगा. तो अगर हमने कोई एसेट खरीदा और उसको 180 डेज से कम यूज किया तो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे हाफ द रेट, हाफ द प्रेस्क्राइब रेट. समझो कोई एक एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन है 20%, पूरे साल का 20%, और हमने एसेट को यूज किया है 180 डेज से कम, तो 20% पूरे साल का, तो हम ऐसे बोलेंगे हाफ रेट हो जाएगा 10%. तो उसका डेप्रिसिएशन हम 20% नहीं निकालेंगे, 10% निकालेंगे. और सेम उसी तरीके से अगर कोई एसेट, if a new asset is purchased and put to use, if a new asset is purchased and put to use for more than 180 days, in the previous year, then depreciation is provided at full rate. Full rate मतलब पूरे साल का. अगर rate of depreciation 20% है तो पूरे साल का depreciation आएगा 20%. मतलब आप सोचो, आपने कोई एक एसेट खरीदा प्रीवियस ईयर में और से फॉर एग्जांपल आपने उसको यूज किया 185 डेज. कितने डेज? 185 डेज यूज किया, तो भी उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा. ये एज पर इनकम टैक्स इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. 180 डेज से कम हाफ रेट, 180 डेज से ज्यादा फुल रेट. मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करूं. If a new asset is purchased and put to use for more than or equal to 180 days in the previous year, मतलब exactly 180 days हो तो भी full rate का depreciation होगा. Less than 180 days half rate, more than 180 days full rate, और exactly 180 days हो तो भी full rate. अब मैं आपको एक statement यहाँ पे बना के देता हूँ. ये statement बनाओगे तो admissible depreciation की amount आ जाएगी. Statement showing the calculation of admissible depreciation. इस तरीके की एक स्टेटमेंट बनाना. ठीक है, मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तब भी इस तरीके की एक स्टेटमेंट आपको बनानी है. इस स्टेटमेंट में सबसे पहला जो नया शब्द आएगा आपके लिए, उस शब्द को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स. क्या बोलते हैं? ब्लॉक. यहाँ पे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, सुनते रहो. ये वाला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का.
ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में याद करना, सबसे पहले आता है ओपनिंग WDV। ये लोग ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बुक वैल्यू को ये लोग ओपनिंग WDV बोलते हैं। WDV का फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू। ओपनिंग WDV या ओपनिंग बुक वैल्यू या ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है। अब सुनना, ये टैक्सेशन है, इसका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, अकाउंट्स जैसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको एसेट का, जो भी एसेट का आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, उसका ओपनिंग बुक वैल्यू लिखो या ओपनिंग बैलेंस लिखो। अब क्योंकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर जो है, आपके नसीब में जो प्रीवियस ईयर आया है वो आया है 2020-21, प्रीवियस ईयर इक्वल टू 2020-21, और आपके नसीब में जो असेसमेंट ईयर आया है वो है 2021-22। जो साल अभी चल रहा है वो असेसमेंट ईयर होता है। अब ओपनिंग जो भी WDV होगा वो होगा एज ऑन, वो होगा एज ऑन 1/4/2020, मतलब प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डेट। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डेट होगा। अब इसमें आपको सबसे पहले लेस करना है। सबसे पहले जो एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो आपको माइनस करना है। अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो माइनस करना है। अकाउंटेंसी में क्या करते थे, अकाउंटेंसी में जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू माइनस करते थे। अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो भी फर्नीचर या मशीन हम बेचते थे उसका बुक वैल्यू माइनस करते थे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, अकाउंटेंसी में। टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। टैक्सेशन में सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, मतलब जो हमने एसेट बेचा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो हमने एसेट बेचा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसकी सेलिंग प्राइस माइनस करनी है। अब ये सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद यहाँ पे एक अमाउंट फाइंड आउट होगी। ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने के बाद यहाँ पे एक अमाउंट आप फाइंड आउट करोगे। मैं XXX लिख देता हूं, या मैं अलग अलग अमाउंट इमेजिन कर लेता हूं, अज्यूम्ड अमाउंट लिख देता हूं। मान लो ओपनिंग बुक वैल्यू, मान लो ओपनिंग बुक वैल्यू आपके एसेट की है 7 लाख। अब हम लोगों ने एक एसेट बेचा, जो एसेट बेचा उसकी सेलिंग प्राइस थी 2 लाख, तो ये 2 लाख हम माइनस कर देंगे। अब ये 7 लाख, ये सब अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ये सब अमाउंट्स क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, अज्यूम्ड अमाउंट्स, ये सारी अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी होगी। 7 लाख ओपनिंग बुक वैल्यू है, 2 लाख रुपीज जो एसेट बेचा उसकी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगी 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस में सेलिंग प्राइस माइनस किया तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगी 5 लाख। ये जो अमाउंट आई 5 लाख, इसका कोई नाम नहीं होता है, इस 5 लाख का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन इस 5 लाख पे डेप्रिसिएशन निकलता है, कैलकुलेट होता है पूरे साल का, इस 5 लाख रुपीज पे। फिर हम लोग जो नया एसेट खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली ऐड करेंगे, जो नया एसेट खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज्ड, जो हमने नया एसेट खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसका कॉस्ट प्राइस आपको ऐड करना है। मान लो आपने नया एसेट जो खरीदा, से फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 75,000, ठीक है। ये जो आपने नया एसेट खरीदा वो, अब ये 75,000 भी ऐड कर दो। तो सबसे पहले था आपका 7 लाख, सबसे पहले ओपनिंग WDV था 7 लाख, उसमें सेलिंग प्राइस माइनस किया 2 लाख, तो 5 लाख आ गया। इस 5 लाख रुपीज पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन होता है, और ये जो 75,000 है, इस 75,000 पे या फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा या हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, इसका पीरियड ऑफ यूज क्या है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज, इसकी डेट हमारे बहुत काम की है, इसका डेट ऑफ परचेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कब ये एसेट हमने खरीदा। क्योंकि जब खरीदा वहां से लेकर 31 मार्च 2021 तक, जिस दिन खरीदा उस दिन से लेकर 31 मार्च 2021 तक हम डेज काउंट करेंगे। अगर वो डेज 180 से कम है तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा। तो इस 75,000 रुपीज पर या फुल ईयर का डिप्रिसिएशन या हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हम लोग ये 5 लाख और 75,000 पहले ऐड करेंगे, पहले ये वाला 5 लाख और ये वाला 75,000 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 5,75,000। फिर हम लोग इसमें दे, इस 5,75,000 का भी कोई नाम नहीं है, फिर हम इसमें दे
एडमिटेबल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और जो कि हमारा आंसर भी है एडमिटेबल डेप्रिसिएशन, ये यहां से फाइंड आउट होगा। एडमिटेबल डेप्रिसिएशन जो 5 लाख रुपीस था, ये वाला, ये येलो बैकग्राउंड वाला 5 लाख वाला, इस 5 लाख रुपीस पर मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। इस 5 लाख रुपीस पर मैं एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी अज्यूम कर लेता हूं। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऊपर इस कॉलम के ऊपर लिखते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो 20% है, सपोज करो, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो 20% डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? ये जो 5 लाख रुपीज आया इसका 20% पूरे साल का, तो 5 लाख रुपीज का 20% डेप्रिसिएशन पूरे साल का। अब ऑब्वियसली 5 लाख रुपीज का 20% होता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख रुपीज। ओके, और जो ये नया वाला मशीन खरीदा, नया वाला एसेट खरीदा 75,000 का, सपोज करो ये नया वाला एसेट हम लोगों ने खरीदा, मान लो डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 मार्च 2021। मान लो ये जो नया एसेट हमने खरीदा प्रीवियस ईयर में खरीदा 1 मार्च 2021 पे, और हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अब जो ये नया एसेट खरीदा हमने 75,000 का, ये हमने खरीदा 1 मार्च पे और हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया 31 मार्च पे, तो हमने इस मशीन को, न्यू मशीन को सिर्फ 31 डेज यूज किया। अगर हमने इसको सिर्फ 31 डेज यूज किया, सिर्फ मार्च का महीना यूज किया, तो मतलब हमने इसको यूज किया लेस देन 180 डेज। अच्छा, ये जो डेट ऑफ परचेज है 1 मार्च, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो हमने खरीदा 1 मार्च पे, 31 मार्च पे हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, तो हमने इसको सिर्फ 31 डेज यूज किया। अब लॉ ये है कि अगर आपने 180 डेज से कम यूज किया है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, मतलब हाफ रेट। तो 75,000 का भी डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 75,000 रुपीज पे 20% डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय हाफ रेट, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखो, हाफ आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो तो भी चलेगा, या 1/2 अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक वाले मल्टीप्लाई बाय 1/2 नहीं करते, टेक्स्ट बुक वाले सीधा इस 20% का हाफ कर देते हैं। 20% का हाफ रेट 10%, मतलब क्वेश्चन में दिया है 20%, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, पर टेक्स्ट बुक वाले डायरेक्टली हाफ रेट कर देते हैं, टेक्स्ट बुक वाले परसेंटेज का हाफ कर देते हैं। तो 20 का हाफ कितना हो गया, 10%। मैं हाफ रेट नहीं करता हूं, मैं पहले 20% मल्टीप्लाई करता हूं, फिर मैं पीछे अलग से मल्टीप्लाई बाय 1/2 करता हूं। एक ही बात है, आप पहले 20% निकालो फिर हाफ करो, या डायरेक्टली 10% निकाल दो, बात तो वही, आंसर तो वही आना है। अब 75,000 का 20%, 75,000 का 20% होता है 15,000, 15,000 का हाफ हो जाएगा 7500। तो हमारा एडमिटेबल डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख और 7500, मतलब 107500। हमारा एडमिटेबल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 107500। ये हमारा आंसर है, और ये लॉन्ग सम्स में भी काम आता है, ये वाला टॉपिक लॉन्ग सम्स में भी काम आता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोजिंग WDV, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी और भी बहुत रूल्स हैं, आप सुनते रहोगे तो और मजा आएगा। इसके बाद आएगा क्लोजिंग WDV। अब क्लोजिंग WDV कैसे निकालेंगे, इक्वल टू क्लोजिंग WDV, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू ऑब्वियसली एज ऑन 31/3/2021, मतलब जब हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ। हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/20 पे, देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/20 पे, तब हमारी बुक वैल्यू 7 लाख थी। इसमें 2 लाख रुपीज का एक एसेट बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस है 2 लाख, तो 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिया, बाकी बचा 5 लाख, और 7 - 2 बाकी बचा 5 लाख। 5 लाख के बाद एक नया एसेट खरीदा 75,000 का, तो 5 लाख प्लस 75,000 टोटल हो गया 575। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, मैंने कलर कर दिया है। ये 5 लाख वाले पे पूरे साल का, कंपलसरी पूरे साल का, और ये 75,000 पे डिपेंड्स ऑन डेट, या तो फुल ईयर का या हाफ ईयर का। तो मैंने 5 लाख पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला 1 लाख आया, 75,000 पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला 7500 आया। फिर ये जो 5 लाख था इसमें ये 75,000 परचेज वाला प्लस किया, तो 5,75,000। फिर 5,75,000 में दे
1 लाख भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा, 7500 भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा? तो 5,75,000 माइनस, मैं प्लस साइन लगा रहा हूं बट एक्चुअली होगा माइनस, माइनस 1 लाख माइनस 7500, मतलब 5,75,000 माइनस 1 लाख माइनस 7500, तो हमारा आंसर आएगा 4,67,500, 4,67,500। इसको बोलते हैं क्लोजिंग WDV या क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 21। तो सबसे ज्यादा जो सीखने जैसा था वो ये था कि हमारा एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कितना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कितना, तो हमारा एडमिसिबल डेप्रिसिएशन है 1,07,500। अभी भी और भी रूल्स बाकी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। रूल क्या बाकी है? सबसे पहले जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लिखा है 20%, जैसे मैंने यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा है 20%, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सुनना ध्यान से, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब क्या? इसको हम बोलेंगे ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 या ब्लॉक फर्स्ट। आपको क्वेश्चन में 5 या 8 या 10 या 12 अलग अलग एसेट्स दिए होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, हाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, अलग अलग एसेट्स आपको दिए होंगे। आपको उन सारे एसेट्स को सेग्रीगेट करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, सेग्रीगेट करना है, बाइफरकेट करना है, और बाइफरकेट करते टाइम बेस होना चाहिए परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे समझो एक ब्लॉक हमने बनाया 20%, तो जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जिनका रेट 20% है वो सब ब्लॉक 1 में आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो याद करो कि आपको 8 या 10 अलग अलग एसेट्स दिए हुए, उनमें से जितने जितने एसेट्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, वो परसेंटेज भी क्वेश्चन में दिया होगा, उन सारे 20% वाले एक साथ लिख दो, 20% वाले, उसका नाम रख दो ब्लॉक 1, ठीक है। अब एक और ब्लॉक बना दो, और जितने भी अलग अलग आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए होंगे, समझो एक दिया हुआ 20%, एक दिया हुआ 25%, एक दिया हुआ 30%, तो आप क्या करो, जितने भी अलग अलग रेट दिए हुए हैं उतने अलग अलग ब्लॉक बना दो। ब्लॉक 1 20% वाला, तो 20% वाले सारे एसेट्स ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 25%, तो 25% वाले सारे ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 30%, तो जितने भी 30% वाले एसेट्स हैं वो तो ब्लॉक 3 में। तो आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल we should bifurcate or segregate all the assets keeping in view their rate of depreciation, example all the assets with rate of depreciation equal to 20% should be kept in one block, and all the assets with rate equal to 25% should be kept in another block, ठीक है। तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे, कितने अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे? जितने अलग अलग क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए हुए होंगे, जितने रेट्स क्वेश्चन में दिए होंगे उतने ब्लॉक्स हमारे बनेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन में अलग अलग रेट दिए होंगे उतने हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो 20% वाले सब एक साथ एक ही कॉलम में, 25 वाले एक कॉलम में, 30 वाले एक कॉलम में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 3 ही परसेंटेज आते हैं, इसके अलावा और भी परसेंटेज आ सकते हैं, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 5% भी आ सकता है। तो जितने अलग अलग परसेंटेज दो उतने हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स, उतने कॉलम्स हम लोग बना देंगे, ठीक है। अभी तक भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं कराया, अभी तक ये थियरी चल रहा था, रूल्स ही चल रहे थे। इतना लिखोगे तो सम्स में भी मजा आएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं।
यहाँ पे मैंने शायद दो बातों को मिक्स कर दिया, इसको मैं पॉइंट नंबर 5 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना था कि बट अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉस वी शुड प्रोवाइड depreciation by WDV मेथड, मतलब RBM मेथड, ये मेरे को बताना था। फिर यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था we should provide depreciation at full rate or half rate depending upon the use। अब सही है, पहले मैं दो बातों को मैंने मिक्स कर दिया। थर्ड पॉइंट में है कि अकाउंटेंसी में अगर 2 महीने हम एसेट को यूज करते हैं तो 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन होता है। ओके, सही लिखा हुआ था, मैं वापस चेंज कर देता हूं, जो लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था। सही लिखा हुआ था कि अकाउंटेंसी में अगर हम 2 महीने यूज करते हैं तो 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन होता है। टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है, टैक्सेशन में होता है या फुल रेट या हाफ रेट। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ये रहा, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, लिखा हुआ है कि SLM RBM नहीं बताया हुआ तो हमको RBM करना चाहिए। सही है, यही मेरे को बोलना था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, बस सब सही लिखा हुआ। ठीक है बेटा, देखो बेटा, देखो